सो हे गाइस, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही, लेकिन आज से वीडियोस आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। वीडियोस क्यों नहीं आ रही उसके बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 1-1.5 मिनट चला जाएगा, तो उसके बारे में मैं बाद में बात कर लूँगा। चलिए, आपके लिए 10 मॉक टेस्ट हैं जो हमने फिजिक्स की ई बुक बनाई थी, उसमें 10 मॉक टेस्ट डाले थे। तो बहुत सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने परचेज़ कर लिया है जिनको परचेज़ करना था, और ई बुक को सॉल्व भी कर लिया है। उन्हीं में से मैं 2-4 मॉक टेस्ट करवा देता हूँ। पूरे तो नहीं करवाऊँगा, क्योंकि जिन्होंने ई बुक को परचेज़ किया, पैसे खर्च किए हैं, उनके लिए फिर ये अनफेयर होगा। तो मैं कुछ मॉक टेस्ट करा देता हूँ। पहले ही मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जो 10 मॉक टेस्ट हमने ई बुक में डाले हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आपने अभी तक ई बुक नहीं खरीदा हो तो ये मॉक टेस्ट देखने के बाद ई बुक को ख़रीद लें। अगर ई बुक आपको ख़रीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आराम से आप परचेज़ कर सकते हो ई बुक को। और अभी भी आपके पास टाइम है। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो इसी बुक को सॉल्व करो, तैयार करो। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में हेनरी का मात्रक है। कार का मात्रक, बल का मात्रक अब नहीं पूछे जाते भाई लोग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेनरी मात्रक है, किसका मात्रक है पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास, स्वप्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, या फिर ए व बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको जो सही लगता है कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर लास्ट में आप सीधा स्कोर बताना। तो देखिए, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, हेनरी जो आपका मात्रक होता है वो आपका स्वप्रेरकत्व का होता है। अब आपको लग रहा होगा अन्योन्य प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी होता है, तो एकदम सही। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक जो होता है हेनरी होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो राशियों ए तथा बी की विमाएँ भिन्न है, निम्न में से किस गणितीय संक्रिया की भौतिक सार्थकता है। दो राशियाँ हैं ए तथा बी, उनकी जो डायमेंशन है, विमाएँ हैं, वो डिफरेंट है, भिन्न है। अब बोला जा रहा है कि निम्न में से किस गणितीय संक्रिया के लिए, डिवाइड के लिए, प्लस के लिए, या फिर माइनस के लिए भौतिक सार्थकता है। तो देखिए, दो राशियाँ ए तथा बी की विमाएँ जो भिन्न हैं, उनकी किस गणितीय संक्रिया की भौतिक सार्थकता है, तो वो आपकी है ए अपॉन बी की, डिवाइड की, भाग की संक्रिया की भौतिक सार्थकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, की जो वैल्यू है, जो मान है, उसका क्या होगा। तो एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो पूछी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1, 0, इनफाइनाइट, या फिर -1। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होती है। ठीक है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 4। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मैं सारे स्किप कर दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं स्क्रीन में नहीं सॉल्व करवा सकता। न्यूमेरिकल आप खुद ही सॉल्व कर लेना। बाकी ई बुक आप जब परचेज़ करोगे तो हम आपको इस ई बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबके वीडियो सॉल्यूशन एक साथ प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। 4th नंबर क्वेश्चन है, एक गेंद को मीनार के शीर्ष से छोड़ा जाता है, गति के दौरान गुरुत्व बल के द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में किए गए कार्य का अनुपात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एयरफोर्स एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक गेंद को मीनार के टॉप से छोड़ा जाता है, अब गति के दौरान गुरुत्व बल के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में किए गए कार्य वर्ग की का जो अनुपात है, रेशियो है, वो बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करो और अभी सॉल्व करो, जल्द से जल्द इसका सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। और मैं आंसर बता देता हूँ, मेरे आंसर बताने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर देना और सॉल्व करना। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3:5। अब कैसे आएगा, इसको आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम होने के लिए उनके मध्य का कोण कितना हो चाहिए। दो सदिश हैं, ठीक है, और उनके जो परिणामी आता है तो उनके परिणामी के अधिकतम होने के लिए उनके मध्य जो एंगल होना चाहिए वो कितना हो चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम मैक्सिमम होने के लिए उनके मध्य कितना कोण, कितना एंगल होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकतम समय तक उपयोग करने पर स्प्रिंग तुला सहित पाठ्यांक नहीं देती है, क्योंकि देखिए अधिकतम समय तक उपयोग करने पर जो स्प्रिंग होती है वो तुला सहित पाठ्यांक नहीं देती है, और इसका रीज़न ये होता है कि स्प्रिंग की जो प्रत्यास्थता होती है वो घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, स्प्रिंग की जो प्रत्यास्थता है वो घट जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड ही है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनी होती है। जो स्प्रिंग होती है ना वो तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनी होती है, इसका रीज़न पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका रीज़न ये है कि 4 ऑप्शन है, और इसका रीज़न ये है कि स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को किस कोण पर रखना चाहिए। बेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक वस्तु है, उसके 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं, तो 2 समतल दर्पण कौन से हैं, समतल है और 2 हैं, तो उनको किस एंगल पे रखें कि जो प्रतिबिंब है वो आपके 3 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। 2 समतल दर्पणों को अगर आप 90 डिग्री पे रखोगे तो 3 प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएंगे। बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और ये जो ई बुक हमने तैयार करी है बेस्ट क्वेश्चन की तैयार करी है। इसको ई बुक ना कहें, एक तरीके से गेस्ट पेपर आप कह सकते हो। इसमें वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। किस लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल पूछा जाता है, ऐसा दर्पण का नाम पूछा गया जो आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। देखिए जो समतल दर्पण होता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि लिखा है सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉन्स्टेंटन एवं मैग्रीन की जो मिश्र धातु है उसका जो उपयोग है मानक प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये रखते हैं, ये क्या रखते हैं, तो देखिए ये आपके क्या रखते हैं, अल्प प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता, या फिर अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये रखते हैं आपके उच्च प्रतिरोधकता और इसके साथ साथ अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन आते ही आता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या फिर कार्य करता है। तो देखो किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है, द्वितीय नियम है, वो आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध है, न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना है। 5 सेंटीमीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध है 10 ओम है, इसे एक समान रूप से खींचा जाता है। ठीक है, खींचने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर हो जाए, इतना खींचा जाता है कि इसकी लंबाई 20 मीटर हो जाए। अब जो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का तार है, उसका प्रतिरोध 10 ओम है। अब उसे इस तरीके से खींचा जाता है कि उसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर हो जाए, तब जो तार का नया प्रतिरोध है वो आपको बताना है। तो सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, अभी सॉल्व करिए। बाकी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर सुनने से पहले वीडियो को आप पॉज कर देना और सॉल्व कर लेना, इसके बाद देख लेना आपका आंसर सही आया या गलत आया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 160 ओम। जो तार का नया प्रतिरोध हो जाएगा वो 160 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, जल के ताप में वृद्धि करने पर श्यानता। देखो जल का ताप है उसमें वृद्धि करोगे तो जो श्यानता होगी वो क्या होगी, ये पूछा गया सीधा क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा घटेगी। जल के अगर ताप में आप वृद्धि करते हो, बढ़ाते हो, तो जो श्यानता होगी वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ताप के बढ़ने पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताप के बढ़ने पर, ठीक है, जो आपका लिक्विड है उसका जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो क्या होगा पूछा गया है। तो ताप के बढ़ने पर या ताप के बढ़ाने पर जो द्रव का सरफेस टेंशन है, जो पृष्ठ तनाव है, वो आपका कम होता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, इनको आपको रट के जाना है हर हाल में। ये बेस्ट मॉक टेस्ट है और ऐसे मॉक टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 10 मॉक टेस्ट हमने खुद तैयार किए हैं। तो 10 में से मैं कुछ आपको करवा देता हूँ, बाकी आपको सारे करने हैं तो आपको ये ई बुक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है ये मॉक टेस्ट और ये पूरी ई बुक को तैयार करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, समान पदार्थ से बनी हुई क्रमशः आर तथा एन आर त्रिज्या वाले, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बहुत ही कम समय में, क्योंकि टाइम वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो वीडियो को पॉज करके फटाक से सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन समझ लो। समान पदार्थ से बनी हुई क्रमशः आर तथा एन आर त्रिज्या वाली दो वलयों के केंद्र से होकर जाने वाले अच के परिता जड़त्व आघूर्ण का अनुपात 1:8 है, तब इनका मान पूछा गया है। समान पदार्थ से बनी हुई दो वलय हैं, ठीक है, समान पदार्थ से बनी हुई है और दोनों वलयों का जो त्रिज्या है, पहली वलय का त्रिज्या है आपका आर, दूसरी वलय का त्रिज्या है आपकी एन आर, ठीक है। उसके जो केंद्र से होकर जाने वाले अच के परिता जो जड़त्व आघूर्ण का अनुपात है वो आपका 1:8 अनुपात है, तब जो एन की वैल्यू है वो पूछी गई है। इसको आपको सॉल्व करना है, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए और इसके बाद आंसर देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, जब किसी द्विध्रुव P को समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए P व E के मध्य जो कोण होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन समझा करो। देखिए जब किसी द्विध्रुव P को समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है जो कि E है, उसमें समरूप विद्युत क्षेत्र E है, उसमें द्विध्रुव को रखा जाता है, तो अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के मध्य कितना कोण होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो अनुप्रस्थ प्रकृति है वो सिद्ध होती है, तो वो कैसे सिद्ध होती है वो आपको बताना है, ध्रुवण से, व्यतिकरण से, परावर्तन से या फिर विवर्तन से। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है आपकी ध्रुवण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, केपलर ने खोज की, केपलर ने किसकी खोज करी थी, गति के नियमों की, घूर्णी गति के नियमों की, ग्रही गति के नियमों की या फिर वक्रीय गति के नियमों की। अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए केपलर ने करी थी आपके ग्रही गति के नियमों की खोज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ग्रही गति के नियमों की खोज करी थी केपलर ने। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोशनी घर से विद्युत उच्च विभव एसी पर प्रेषित की जाती है क्योंकि, देखिए रोशनी घर में जो विद्युत है उसे उच्च विभव एसी पर प्रेषित की जाती है, और उसका जो रीज़न होता है वो ये होता है क्योंकि विद्युत शक्ति का जो अपव्यय है वो कम रहता है, विद्युत शक्ति का अपव्यय, अरे यार ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, विद्युत शक्ति का जो अपव्यय है वो आपका कम रहता है, इसलिए उच्च विभव एसी पर प्रेषित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर जानते होंगे ना, अपचाई और उपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। तो देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है, वोल्टेज, धारा या फिर शक्ति या फिर धारा घनत्व। देखिए अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपचाई ट्रांसफार्मर में आपकी धारा बढ़ती है। 22 नंबर है, एक ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, बेस्ट न्यूमेरिकल है आपका। एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग 220 वोल्ट से 11 वोल्ट घटाने में किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक 5 एम्पियर धारा का द्वितीयक में 9 एम्पियर धारा बहती है, ठीक है, तब ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो कितनी होगी। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और इसके बाद इसका आंसर देख लेना, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नीचे दिया गया संकेत किस गेट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अब संकेत तो कोई नहीं दिया गया है क्योंकि दिख नहीं रहा है। रीज़न ये है कि हमने जो ई बुक बनाई है ये फ़ोन से बनाई है, लैपटॉप से नहीं बनाई है, तो जो संकेत है वो फ़ोन से नहीं बन रहा था, इस वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है, किसके लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर लौह चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकीय पारगम्यता होती है वो आपकी अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का। 0 डिग्री
सेल्सियस पर स्थित 100 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस स्थित 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। अब आपको मिश्रण का जो अंतिम ताप है वो बताना है। तो न्यूमेरिकल है, सॉल्व करो। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और ऐसे ही पूछे जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 100 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। अब आपको मिश्रण का जो अंतिम ताप है वो बताना है। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे 25 बेस्ट क्वेश्चन। पहला मॉक टेस्ट था इसी बुक का। इसके बाद मॉक टेस्ट नंबर 2 यहाँ पे लगा हुआ है, देख लीजिए मॉक टेस्ट नंबर 2। तो इसी तरीके से इस ई बुक में हमने 10 मॉक टेस्ट डाले हैं। 10 मॉक टेस्ट से पहले हमने 502 MCQs डाले हैं। 502 MCQs से पहले हमने ऑलमोस्ट 150 से 200 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं, वन लाइनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो बहुत हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट ये ई बुक है और ये 10 मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये ई बुक को ज़रूर यार ख़रीद लेना और पूरी सॉल्व कर लेना एग्ज़ाम से पहले। बाकी डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, आपको ई बुक की लिंक मिल जाएगी, ख़रीद लेना। देखो, अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई हुई लिंक से ख़रीदते हो तो आपको 108 रुपये पे करने पड़ेंगे। 99 रुपये की ये ई बुक है, बाकी 9 रुपये आपका वेबसाइट चार्ज लगेगा। मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ 9559251198। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी 99 रुपये आप कर देना। क्यों एक्स्ट्रा चार्ज 8-9 रुपये आप ज़्यादा दोगे? 99 रुपये इस नंबर पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ये ई बुक आपको मिल जाएगी। साथ ही में इस ई बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा और आपके लिए क्या होगा? एग्ज़ाम से पहले सारे तैयार कर लेना। मेरे से जो हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैंने 99 रुपये में ये ई बुक लॉन्च करी, सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे। तो ये चीज़ कर लेना। बाकी आप लिंक के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हो। बाकी परचेज़ करने में कोई भी दिक्कत आती है तभी आप इस नंबर पे कॉल करना। बाकी मैं तो बोलता हूँ कॉल मत करना, बहुत दिक्कत होती है। इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ करते हो कर लेना और करके व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगा और ये कंप्लीट ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है वो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि बेस्ट क्वेश्चन रखे हमने इस ई बुक में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मॉक टेस्ट नंबर 2 भी हम आपको करवाएंगे, तो वो मॉक टेस्ट आपको कुछ घंटों में मिल सकता है या फिर हो सकता है कल मैं अपलोड करूं। बाकी इतना पता है मुझे कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट इस ई बुक के करवा दूंगा। बाकी मैं तो बोलता हूँ ये 10 के 10 मॉक टेस्ट आप जरूर करके जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे फंसेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।